हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे मुद्रा के नाम से जाना जाता है। मुद्रा वाले चैप्टर से हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या समस्याएं होती है, मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ, मुद्रा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं और मुद्रा के विभिन्न माप के बारे में मैंने अध्ययन किया था, जिसमें M1, M2, M3, M4 का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुद्रा के कार्य क्या है और मुद्रा के महत्व क्या है। सामान्य रूप से मुद्रा इतने अधिक कार्य करती है कि अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में मुद्रा को जाना जाता है। मुद्रा के कार्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मुद्रा के कुछ कार्य जो हैं, जो कि मुख्य कार्य है, जिसमें विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक को लिया जाता है। दूसरे कुछ सहायक कार्य भी मुद्रा के होते हैं, जिनमें भावी भुगतान का आधार, मूल्य संचय का साधन, क्रय शक्ति का हस्तांतरण को लिया जाता है। इसी प्रकार से कुछ आकस्मिक कार्य है, जैसे राष्ट्रीय आय या सामाजिक आय के वितरण का कार्य मुद्रा करती है। साख का आधार होता है और मुद्रा संपत्ति का बहुत ही तरल रूप है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी मुद्रा के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें शोधन क्षमता की गारंटी और निर्णय के भाग को लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा के मुख्य कार्य। मुख्य कार्य मुद्रा के 2 हैं। पहला मुख्य कार्य मुद्रा का है विनिमय का माध्यम, यानी कोई भी चीज खरीदने और बेचने में वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था। यानी आपको चावल लेना है और गेहूं देना है, तो हो सकता है 1 किलो गेहूं के बदले आपको आधा किलो चावल मिले, 1.25 किलो चावल मिले। पर मुद्रा वर्तमान में विनिमय का बहुत सशक्त माध्यम है। एक व्यक्ति के घर में अनाज हुआ है, अनाज के बदले वो सोना खरीदना चाहता है, वो गेहूं के बदले सोना खरीदना चाहता है, तो माध्यम के रूप में मुद्रा काम आएगी। वो अपने गेहूं को बेच देगा और उससे मुद्रा प्राप्त कर लेगा और उस मुद्रा के माध्यम से वह सोना खरीद लेगा। या एक व्यक्ति है जिसके यहाँ चावल का उत्पादन हुआ, उस चावल के बदले में वो 1000 चीजें खरीदना चाहता है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें खरीदना चाहता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये संभव नहीं था, क्योंकि हर जगह उसको चावल के बदले गेहूं लेना है, चावल के बदले चीनी लेनी है, आटा लेना है, दाल लेनी है, दालचीनी लेनी है, इलायची लेनी है, काली मिर्ची लेनी है, सरसों लेनी है, बहुत सारी चीजों को बदले थोड़ा थोड़ा चावल देना पॉसिबल नहीं था। पर वर्तमान में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा काम आती है। ये मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत आसान कर दिया है। जिस व्यक्ति के यहाँ चावल का उत्पादन हुआ है, वो चावल को विक्रय कर देगा, बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेगा। उस मुद्रा से वो बहुत सारी चीजें खरीद सकता है। उसकी मर्जी, वो 1 रुपए का शैम्पू खरीदे, 1 रुपए का हेयर ऑयल खरीदे, बहुत सारे सामान खरीद सकता है वो। तो वर्तमान में विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा काम आती है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रा एक माध्यम के रूप में है। मुद्रा से आप मुद्रा जो है एक मीडिएटर का काम करती है। आपको जो वस्तु आपको देनी है, जो वस्तु आपको लेनी है, उसके माध्यम के रूप में मुद्रा काम करती है। सपोज कीजिए आपको उदयपुर में एक प्लॉट है, उसको बेचकर आपको दिल्ली में एक प्लॉट खरीदना है, तो माध्यम के रूप में मुद्रा काम करती है। आप उदयपुर के प्लॉट को बेच दीजिए, बदले में आप मुद्रा प्राप्त कर लीजिए, उस मुद्रा के माध्यम से आप दिल्ली में प्लॉट खरीद लीजिए। तो इस प्रकार से विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा एक बहुत सशक्त माध्यम है। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो समस्या थी विनिमय के माध्यम के रूप में, उसको मुद्रा ने काफी हद तक सोल्व किया है। सही देखा जाए तो मुद्रा एक लपेटन की बात है। जैसे बाजार से हम समोसा लेकर आते हैं, तो समोसे के साथ एक कागज भी आता है, वो कागज हमारे कोई काम नहीं आता है। उसी प्रकार से मुद्रा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, पर मुद्रा एक माध्यम के रूप में बहुत अधिक उपयोगी है। आप अपने पास जो एक्स्ट्रा सामान है, उसको आप बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और बदले में उस मुद्रा से आप बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं। दूसरा मुद्रा का जो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, वो माना जाता है मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक के रूप में भी मुद्रा काम आती है। प्राचीन काल में मुद्रा के मापक के रूप में अनाज को प्रयोग में लिया जाता था, गायों को प्रयोग में लिया जाता था, या और किसी पशु को प्रयोग में लिया जाता था। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम था, क्योंकि एक गाय के बदले कितनी काली मिर्ची आएगी, कितनी इलायची आएगी, कितना दालचीनी आएगी, कितनी सौंफ आएगी, बहुत मुश्किल था। पर वर्तमान में किसी भी वस्तु के मूल्य को
मुद्रा में नापा जाता है। मुद्रा एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से न केवल वस्तु वरन सेवाओं का भी मापन किया जाता है। सामान्य रूप से हम वस्तुओं का नाप करते हैं तो चीनी है वो 38 रुपीज किलो है, गेहूं का आटा 30 रुपए किलो है, आप दाल लेने जाएंगे 100 रुपए किलो है, आप गोभी लेने जाएंगे 40 रुपए किलो है। यानी हर वस्तु का मेजरमेंट, हर वस्तु के मूल्य का माप मुद्रा में ही किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ये किसी एक सर्वमान्य माप नहीं था जिसके अंदर की वस्तुओं के मूल्य को मापा जा सके। कुछ लोग अनाज को मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे, तो अनाज में गेहूं को प्रयोग करते थे, कुछ जौ को प्रयोग करते थे, कुछ चावल को प्रयोग करते थे, कुछ चीनी को माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। पर वर्तमान में मुद्रा एक ऐसा माध्यम है मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हर वस्तु के मूल्य का माप केवल मुद्रा में ही किया जाता है। आप इस प्रकार का पेन लेने जाएंगे 25 रुपीज में मिलेगा। यानी हर चीज का माप आपको मुद्रा में होता है। न केवल वस्तुओं का वरन सेवाओं का भी माप मुद्रा के रूप में होता है। डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने के लिए 200 रुपीज चार्ज करता है। कंपाउंडर के द्वारा एक विजिट के लिए 100 रुपीज चार्ज किया जाता है। एक आप कपड़े धोने के लिए वॉशरमैन की सेवाएं देते हैं तो वो एक ड्रेस का 20 रुपीज लेता है। यानी हर चीज का माप मुद्रा के रूप में होता है। आप एक टीचर के पास पढ़ने जाएंगे और वो महीने के आपसे 2000 रुपए चार्ज करता है तो उसकी सेवा को भी मुद्रा के रूप में मापा गया। एक लॉयर है वो केस लड़ने के लिए 20,000 रुपए चार्ज करता है तो उसकी सेवाओं को भी उसके मूल्य को भी मुद्रा में मापा गया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य के माप में मुद्रा बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो बहुत बड़ी समस्याएं थी, एक तो विनिमय का माध्यम नहीं था और दूसरा किसी भी वस्तु का मूल्य का एक सर्वमान्य माप नहीं था। ये सारी समस्याओं को मुद्रा ने सोल्व कर दिया है। वर्तमान में मुद्रा हर वस्तु और सेवाओं के मापन का एक सर्वमान्य माप है। इसके अलावा मुद्रा के द्वारा कुछ सहायक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे भावी भुगतान का आधार। आप किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो बदले में भविष्य में उसको पैसा लेना है, ब्याज सहित पैसा लेना है, उसका आधार भी मुद्रा होती है। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो भावी भुगतान का आधार बहुत ही बड़ा मुश्किल कार्य था। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से एक गाय उधार ली गई। जब संयोगवश जो गाय उधार ली गई वो उसकी डेथ हो जाती है तो व्यक्ति वापस उसको दूसरी गाय देना चाहता है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है कि मेरी जो गाय थी वो दूध ज्यादा देती थी, मेरी गाय जो थी वो लुकिंग में ऐसी थी, हंस-फूस थी, कई प्रकार की समस्या हो जाती है। परंतु वर्तमान में मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जो भावी भुगतान का आधार है। आप किसी को उधार देते हैं तो उसका 2 साल बाद पेमेंट आए, चाहे 3 साल बाद पेमेंट आए, चाहे 5 साल बाद पेमेंट आए, आपको मुद्रा को ब्याज सहित आप प्राप्त कर लेते हैं तो भावी भुगतान का आधार है। इसी प्रकार से आप किराने का सामान लेने जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं महीने के बाद हिसाब कर दूंगा, तो उसका आधार भी मुद्रा ही है। वो जो लिखता है वो बही में ये नहीं लिखता है कि 1 किलो चीनी, 1 किलो गेहूं, 1 किलो, वो ये लिखता है कि अमुक आदमी का इतना रुपया बाकी है। तो किसी भी प्रकार का जो भविष्य में भुगतान करने की जो गारंटी है उसका आधार भी मुद्रा ही होती है। इसके अलावा मूल्य के संचय का एक साधन के रूप में मुद्रा का बहुत महत्वपूर्ण सहायक कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब अनाज मुद्रा के रूप में प्रचलित थी तो मूल्य का संचय एक समस्या थी, क्योंकि अनाज 2-3 साल से ज्यादा नहीं टिकता था। तो एक व्यक्ति, सामान्य रूप से क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी जो युवावस्था होती है उसमें वो जितना खर्च करता है उससे ज्यादा कमाता है, और वृद्धावस्था में जब वो काम नहीं कर सकता है तो उस समय उसको खर्च की आवश्यकता होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में इस प्रकार की समस्या थी, क्योंकि मुद्रा का संचय नहीं हो सकता था, मूल्य का संचय नहीं किया जा सकता था। जब अनाज मुद्रा के रूप में थी तो बहुत सारा अनाज आप कहाँ रखिए, उसके लिए स्टोरेज की जरूरत होती थी, अनाज बहुत जल्दी खराब हो जाता था। या पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था तो पशुओं को प्रतिदिन जिंदा रखने के लिए फीडिंग करानी पड़ती थी, उनको दाना डालना पड़ता था, उनको चारा देना पड़ता था, कई प्रकार की समस्याएं थी, और उनके लिए बहुत बड़ा एक जगह रखनी पड़ती थी जिसमें उसको स्टोर किया जा सके। परंतु वर्तमान में मूल्य संचय के साधन के रूप में मुद्रा बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। व्यक्ति जब अपनी युवावस्था में अपने खर्च से ज्यादा कमाता है तो बची हुई आय को वह बैंक में जमा कर देगा, बैंक में संचय कर लेगा, किसी को उधार दे देगा। तो वह जो पैसा है जब वो वृद्ध हो जाएगा, जब वो कमाने लायक नहीं रहेगा, जब उसकी कमाई कम हो जाएगी, उस समय उस मूल्य जो उसने संचय किया है
उसको वह यूज कर सकता है। प्राय देखा जाता है कि व्यक्तियों के द्वारा जो अधिक पैसा कमाया जाता है उसको व्यक्तियों के द्वारा बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करा दिया जाता है। जब भी उनको आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, वह उस फिक्स डिपॉजिट के ब्याज को अपने खर्च चलाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो वर्तमान में मूल्य के संचय के कार्य को मुद्रा ने बहुत ही आसान कर दिया है। आज हम भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाना चाहें तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बचत कर सकते हैं, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं थी। इसके अलावा क्रय शक्ति का हस्तांतरण का कार्य भी मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाना बहुत मुश्किल था। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का भीलवाड़ा में प्लॉट है और वह जयपुर में भीलवाड़ा में किसी व्यक्ति का प्लॉट है, उसको देकर वह जयपुर में प्लॉट लेना चाहता है, तो उसको जयपुर में ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो उसका भीलवाड़ा का प्लॉट लेने के लिए तैयार हो और जयपुर में प्लॉट देने के लिए तैयार हो। कहने का तात्पर्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाना बहुत ही मुश्किल था। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा अनाज है या बहुत सारी अनाज मुद्रा के रूप में और बहुत सारा अनाज है और उसको अनाज को लेकर विदेश जाना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। इसी प्रकार से अगर पशु के रूप में गाय मुद्रा के रूप में थी और एक व्यक्ति के पास 10,000 गायें थी, उन गायों को लेकर वो मान लीजिए देश के किसी और भाग में बसना चाहता है तो उसको उन गायों को लेकर जाना बहुत मुश्किल था। यानी क्रय शक्ति का हस्तांतरण किया जाना वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ही मुश्किल था। पर वर्तमान में मुद्रा ने क्रय शक्ति के हस्तांतरण के कार्य को बहुत ही सरल कर दिया है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना है तो क्या करना है, वो आसानी से कर सकता है। एक व्यक्ति का मान लीजिए भीलवाड़ा में प्लॉट है तो वह जयपुर में उस क्रय शक्ति को हस्तांतरित करना चाहता है, तो वह भीलवाड़ा वाले प्लॉट को बेच देगा, बदले में मुद्रा प्राप्त कर लेगा। उस मुद्रा से वह जयपुर में कोई नया प्लॉट खरीद लेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए व्यक्ति के पास कई मकान है, उस मकान गांव में मकान है तो वह गांव के मकान को बेचकर उसके बदले में शहर में मकान खरीद सकता है। या किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हैं, उस करोड़ों रुपए को ट्रांसफर करना है तो वर्तमान में पैसा साथ में लेकर जाने की जरूरत नहीं है। मुद्रा ने क्रय शक्ति के हस्तांतरण को बहुत ही सरल कर दिया है। व्यक्ति के द्वारा उस सारे पैसे को स्थानीय बैंक में जमा करा दिया जाएगा और बदले में डेबिट कार्ड प्राप्त कर लिया जाएगा या चेक प्राप्त कर लिया जाएगा, ट्रेवलिंग चेक प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। ऑनलाइन नेफ्ट के माध्यम से पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, चेक के माध्यम से भेज सकते हैं, एटीएम के माध्यम से पैसे को भिजवाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा ने क्रय शक्ति के हस्तांतरण के कार्य को भी बहुत ही सुलभ बना दिया। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो मुद्रा के द्वारा सामान्य रूप से नहीं किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक रूप से उस मुद्रा के कार्य को किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय आय के वितरण का कार्य भी मुद्रा के द्वारा बहुत आसानी से किया जाता है। जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो उस वस्तु विनिमय प्रणाली में खेतों में जो भी उत्पादन होता था उसका कुछ भाग मजदूर को दे दिया जाता था, कुछ खेत के स्वामी के द्वारा रख लिया जाता था, कुछ भाग जो हल चलाने आता था उसको दिया जाता था, कुछ भाग जो उसकी चौकीदारी करता था उसको दिया जाता था, कुछ भाग जो बीज देता था उसको दिया जाता था। यानी जो भी उत्पादन है उस उत्पादन को बांटने के लिए बहुत अधिक समस्याएं पैदा होती थी, परंतु मुद्रा ने सामाजिक आय के वितरण को बहुत ही आसान कर दिया है। आज उत्पादन की प्रक्रिया में जो 5 साधन काम लेते हैं मुख्य रूप से भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो मुद्रा के माध्यम से भूमि को लगान जो है मौद्रिक लगान दे दिया जाता है, किसी का भवन है तो उसको किराया दे दिया जाता है, कोई पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया में लगाता है तो उसको ब्याज का भुगतान कर दिया जाता है, कोई उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम करके योगदान देता है तो उसको मजदूरी का भुगतान किया जाता है, कोई उत्पादन की प्रक्रिया में प्रबंधन का कार्य करता है तो उसको वेतन दे दिया जाता है, कोई उत्पादन की प्रक्रिया में साहसी के रूप में भूमिका निभाता है तो उसको लाभ या हानि के रूप में मौद्रिक भुगतान कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा ने सामाजिक या राष्ट्रीय आय के वितरण के कार्य को बहुत ही सुगम करा दिया है। और सामान्य रूप से किसी भी साधन की मांग एवं पूर्ति के आधार पर उसकी कीमत का निर्धारण होता है। मान लीजिए प्रचलित मजदूरी दर वर्तमान में 400 रुपए प्रतिदिन है,
किसी समय मजदूरों की पूर्ति बढ़ जाती है तो मजदूर आपको 350 में ही मिल जाएगा, और किसी समय मजदूरों की पूर्ति घट जाती है तो हो सकता है 400 की जगह आपको 450 रुपए भी देने पड़े। तो किस साधन को कितना भुगतान किया जाना है ये मुद्रा के रूप में पॉसिबल है, और इसके लिए साधन की मांग एवं पूर्ति के आधार पर साधन के प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। इसमें ऐसा कोई साधन नहीं है जो ये कह सके कि मेरे बिना उत्पादन संभव ही नहीं था। जब वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी तो वहां पर क्या होता था, कुछ लोगों के द्वारा मजदूरी की जाती थी, कुछ के द्वारा खेत दिया जाता था, कुछ के द्वारा निराई गुड़ाई की जाती थी, जोता जाता था, किसके द्वारा फसल की कटौती काटा जाता था, अनाज निकाला जाता था। तो वहां पर हर आदमी को ये लगता था कि सबसे ज्यादा रोल मैंने किया है। जिस व्यक्ति का खेत होता था वो ये मानता था कि उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खेत नहीं देता तो क्या हथेली पे सरसों उगाते। जिस व्यक्ति ने बीज बोए हैं, निराई करी है, गुड़ाई करी है, उसका ये मानना था कि यदि खेत में मैं हल नहीं चलाता, बीज नहीं बोता तो किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं होता। जमीन तो जंगल में बहुत सारी पड़ी है, उस पर क्या उत्पादन होता है। तो मेन उत्पादन का कार्य मेरे द्वारा किया गया है तो मुझे सबसे ज्यादा प्रतिफल मिलना चाहिए। श्रम ये मानता था कि उत्पादन में खरपतवार निकालने का कार्य, समय समय पर उसको पानी देने का कार्य और अधिक सामान्य रूप से जो भी कार्य हैं वो मेरे द्वारा किए गए हैं, इसलिए इस उत्पादन का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। पर इस प्रकार से वहां पर किसको कितना हिस्सा मिले ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति थी। पर वर्तमान में मुद्रा ने इस कार्य को बहुत आसान बना दिया है। उत्पादन के प्रत्येक साधन को, किस साधन को कितना भुगतान किया जाना है वह मौद्रिक भुगतान होता है, और सामान्य रूप से उस साधन की मांग एवं पूर्ति के आधार पर डिसाइड होता है। यदि साधन की मांग ज्यादा होती है तो साधन का मूल्य बढ़ जाता है, यदि साधन की मांग कम होती है तो साधन का मूल्य घट जाता है। और सामान्य रूप से पूरे देश में जब एक ही साधन की रेट प्रचलित होती है तो प्राय बिना किसी विवाद के राष्ट्रीय आय का वितरण या सामाजिक आय का वितरण किया जाना मुद्रा के माध्यम से संभव है। दूसरी चीज, साख का आधार। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है तो उसका आधार भी मुद्रा है, या कई लोगों की जो साख है उसका आधार, आप मार्केट में जाएंगे तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 1 लाख रुपए तक भी उधार मिल जाएगा, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 10 रुपए का भी उधार नहीं मिलता है। तो ये साख का जो आधार है वो भी मुद्रा ही होती है। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, उसके पास 4-5 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बंगला है, खूब सारी जमीन जायदाद है, और वो व्यक्ति किसी से 5 लाख रुपए उधार मांगता है तो आसानी से उसको पैसा उधार मिल जाता है। पर एक व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, जिसके सुबह का खाना मिल गया तो उसको शाम का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो किसी व्यक्ति से 500 रुपए भी उधार मांगता है तो सामान्य रूप से उसको कोई उधार देने में घबराता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्या मालूम है 500 रुपए वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में किस व्यक्ति की कितनी साख है इसका आधार भी वर्तमान में मुद्रा के रूप में लगाया जाता है। जो व्यापारिक बैंक हैं उनके द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। उस लेटर ऑफ क्रेडिट में उस पार्टी के बारे में उसका जो बैंक ट्रांजैक्शन है उसके आधार पर उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। साख जो भी व्यक्ति है उसकी साख का आधार भी वर्तमान में मुद्रा भूमिका अदा करती है। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है उस आधार पर उस व्यक्ति को कितना लोन मिल सकता है ये डिसाइड होता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी तनख्वाह महीने की 1 लाख रुपए है, आप बैंक में जाएंगे तो आपको 40 लाख रुपए तक उधार मिल जाएगा। पर यदि आप किराना का व्यवसाय करते हैं और आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, पर वो 1 नंबर में 1 लाख रुपए आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो शो नहीं करती है कि आप 1 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लोन जो है वो 40 लाख नहीं देकर हो सकता है 10 लाख तक ही दिया जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि किस व्यक्ति की कितनी साख है इसका निर्धारण भी वर्तमान में मुद्रा के रूप में किया जाता है। या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उधार देता है तो उसका भी आधार मुद्रा के रूप में किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो मुद्रा संपत्ति का सबसे अधिक तरल रूप है। संपत्ति के रूप में व्यक्ति के पास मकान हो सकता है, दुकान हो सकती है, जमीन हो सकती है, जायदाद हो सकती है, हीरे हो सकते हैं, जवाहरात हो सकते हैं, कोई पशु हो सकते हैं, बहुत सारे संपत्ति के रूप है।
आप संपत्ति को शेयर के रूप में रख सकते हैं, इक्विटीज के रूप में रख सकते हैं, प्लॉट के रूप में रख सकते हैं, मकान के रूप में रख सकते हैं, दुकान के रूप में रख सकते हैं, सोने के रूप में रख सकते हैं, चांदी के रूप में रख सकते हैं, दुर्लभ रत्नों के रूप में रख सकते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो संपत्ति का सबसे जो तरल रूप है वो मुद्रा है। मुद्रा के माध्यम से किसी भी समय में किसी भी स्थान पर बिना किसी विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय किया जा सकता है। जबकि संपत्ति के अन्य जो भी आपके माध्यम है, मकान है, मकान के बदले में आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो पहले आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो आपका मकान लेने के लिए तैयार हो। आपके पास सोना है तो पहले आपको सोने को विक्रय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं सोने का एक लोन दिया और वहां से आपने बिस्किट खरीद लिया या किराना का सामान खरीद लिया। कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति के जो अन्य रूप है वो उतने तरल नहीं है जितने की मुद्रा है। मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप है। आप सोना आपके पास है, चांदी आपके पास है, जवाहरात आपके पास है, शेयर है, इक्विटीज है, इनके माध्यम से आप कोई दूसरी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आसानी से आपको अवेलेबल नहीं होगी। पर मुद्रा के माध्यम से आप किसी भी समय में किसी भी स्थान पर आप रात को 3 बजे जाएंगे और पार्ले जी का बिस्किट खरीदने जाएंगे, 5 रुपए जेब में होंगे तो आपको मिलेगा। आप रात को 12 बजे जाएंगे, 1 कप चाय पीना है, 10 रुपए आपकी जेब में तो आपको 1 कप चाय मिलेगी। पर संपत्ति के दूसरे रूप है, चाहे आपके पास बर्तन है, चाहे आपके पास कपड़े हैं, हीरे है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है, ये सब चीजें किसी भी समय में किसी भी स्थान पर वस्तु और सेवाओं को खरीदने में इतनी जल्दी काम नहीं आती है जितने की मुद्रा आती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा संपत्ति का सबसे तरल रूप है। इसके अलावा कुछ कार्य अन्य कार्य के रूप में भी मुद्रा के लिए कहे जाते हैं। जैसे मुद्रा एक शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करता है। किस व्यक्ति को कितना उधार दिया जा सकता है इसकी गारंटी भी मुद्रा के रूप में होती है। आप मार्केट में जाएंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको करोड़ों रुपए भी उधार मिल जाते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 10 रुपए भी उधार नहीं मिलते हैं। तो उनकी शोधन क्षमता की गारंटी उनकी शक्ल देख के नहीं होती है। उनकी शोधन क्षमता की गारंटी उनके पास उपलब्ध मुद्रा के आधार पर होती है। एक फर्म है शहर में एक फर्म है जिसका करोड़ों में टर्नओवर है, उसको कोई भी व्यक्ति उधार देने के लिए तैयार हो जाता है, उसको ब्याज पर कोई भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। पर ऐसा व्यक्ति जो गरीब है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जो कृषि कार्य करता है या जो भीख मांगकर जीवन यापन करता है, उसको कोई व्यक्ति 100 रुपए भी उधार नहीं देता है क्योंकि उसकी शोधन क्षमता की गारंटी नहीं है। शोधन क्षमता की गारंटी से तात्पर्य वापिस ऋण को चुकाने की क्षमता। तो कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति में कितनी शोधन क्षमता की गारंटी है वर्तमान में यह भी मुद्रा के रूप में नापी जाती है। पुराने समय में किसी व्यक्ति की जबान को ही उसकी शोधन क्षमता की गारंटी माना जाता था। कोई व्यक्ति कह देता था कि X दिन तक मैं ये सारा दे दूंगा तो उसकी गारंटी मान लिया जाता था और उसको उधार मिल जाता था। प्राचीन काल में हमारे यहाँ कहानियां प्रचलित है कि जो लोग होते थे उनके मूंछ के बाल के आधार पर भी उनको पैसा उधार मिल जाता था और वो भी उस मूंछ के बाल को लेने के लिए वापस पैसा चुकाकर उसको छुड़वा कर लाते थे। या व्यक्ति की आगे भविष्य में मैं पैसा दे दूंगा ऐसे वचन देने पर भी पैसा उधार मिल जाता था। पर वर्तमान में किसी भी व्यक्ति की शोधन क्षमता की कितनी गारंटी है इसको मुद्रा के रूप में नापा जा सकता है। प्राय जो व्यक्ति जिनके पास पैसा ज्यादा है, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और 2-2 लाख रुपए तनख्वाह है, तो वहां पर उनको बैंक भी ऑफर करता है कि हम आप मकान खरीदेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे देंगे, क्योंकि बैंक ये मानता है कि इनकी रीपेमेंट की कैपेसिटी है। दोनों जने पैसा कमाते हैं, एक जने की तनख्वाह भी हमको देंगे तो हमारा ऋण तो वापस चूक ही जाएगा। इसके अलावा देखिए मुद्रा एक तरह से व्यक्ति की गुलाम है। जो आप निर्णय लेंगे मुद्रा के द्वारा उस निर्णय का पालन किया जाएगा। आपके जेब में रखा हुआ 100 का नोट कभी भी आपको यह नहीं कहता है कि मुझसे समोसा ही खरीदना, मुझसे फल ही खरीदना, मुझसे दवाई खरीदना या मुझसे कॉपी किताब ही खरीदना। आपके पास जो पैसा है वो आप किसी भी चीज में यूज करना चाहेंगे, आपके निर्णय का वाहक मुद्रा है। जो आपने निर्णय लिया है उस निर्णय को पालन करने का काम मुद्रा के द्वारा किया जाता है। अगर आपने 100 रुपए के नोट से शराब खरीदनी है, आप खरीद सकते हैं। आप गुटखा खरीदना चाहते हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। आप उससे सिगरेट खरीद सकते हैं, अफीम खरीद सकते हैं, भांग खरीद सकते हैं, गांजा खरीद सकते हैं और अच्छी चीज में आप उससे दूध भी खरीद सकते हैं, फल भी खरीद सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के द्वारा
जो भी निर्णय लिया जाता है उस निर्णय की पालना करने का काम मुद्रा के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि मुद्रा हमारे निर्णय का वाहक है। जो भी हम निर्णय लेंगे मुद्रा उसी का पालन करेगी, क्योंकि नोट पर यह नहीं लिखा होता है कि ये चाय के लिए यूज करने के लिए, ये नोट फल के लिए है, ये नोट सब्जी के लिए। यानी जो 100 रुपए का नोट है उस नोट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपको जहां चलना चाहिए। और कभी भी पैसा आपको ये नहीं कहता कि मैं एक्स के पास नहीं जाऊंगा, वाई के पास जाऊंगा। आप पैसा लेके शराब की दुकान पर जाएंगे तो वो पैसा आपका शराब की दुकान वाले की जेब में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसे फल खरीदना चाहेंगे तो फल वाले की जेब में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसे सब्जी खरीदना चाहेंगे तो वो सब्जी वाले की जेब में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप उसे दवाई खरीदना चाहेंगे तो दवाई वाले के गले में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा आपके निर्णय का वाहक है। जो निर्णय व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है उसी की पालना मुद्रा के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि मुद्रा के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं। मुख्य कार्य मुद्रा के जो होते हैं वो होते हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक के रूप में होता है। इसके अलावा मुद्रा के कुछ सहायक कार्य भी होते हैं, जिसमें भावी भुगतान का आधार हो सकता है, मूल्य का संचय हो सकता है, क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है। इसके अलावा मुद्रा के द्वारा कुछ आकस्मिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसमें सामाजिक आय के वितरण या राष्ट्रीय आय के वितरण का कार्य किया जाता है, साख का आधार होता है और संपत्ति का सबसे तरल रूप होता है। और इसके अलावा कुछ और भी कार्य होते हैं, जैसे निर्णय का वाहक है और शोधन क्षमता की गारंटी के रूप में होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा के बहुत अधिक कार्य है और वर्तमान में ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम एक सप्ताह भी बिना मुद्रा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर एक छोटे छोटे कार्य के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। और विनिमय के माध्यम के रूप में और मूल्य के माप के रूप में मुद्रा इतनी ज्यादा हमारे जीवन में रच बस गई है कि इसके बिना आर्थिक कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसके कार्यों के आधार पर मार्शल ने सही कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिस पर संपूर्ण अर्थतंत्र चक्कर काटता है। यानी मुद्रा एक ऐसी चीज है जिससे पूरी की पूरी आर्थिक गतिविधियां क्रियान्वित होती है। अब हम मुद्रा के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्रा के कार्यों के बाद हम मुद्रा के महत्व की बात करते हैं। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो मुद्रा का महत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई भी आर्थिक क्रिया ऐसी नहीं है जो बिना मुद्रा के संभव हो। हर जगह प्राचीन काल में अर्थशास्त्रियों का यह मानना था कि मुद्रा एक लपेटन की बाती है, जिसके अंदर सामान बंद कर आता है। जैसे आप बाजार से मान लीजिए एक सामान लेकर आते हैं तो उसकी पैकिंग भी आती है, थैली आती है, कागज की थैली आती है, और उसको आप क्या करते हैं, सामान को निकालकर कागज की थैली को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये मानना था कि मुद्रा एक लपेटन की बात है। मुद्रा का आर्थिक क्रिया में कोई भी रोल नहीं है, केवल वह विनिमय का माध्यम और मूल्य के मापक व विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। परंतु वर्तमान में मुद्रा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का सक्रिय व सचेत साधन है। बिना मुद्रा के आर्थिक क्रिया को जारी रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि मुद्रा की क्या क्या महत्व है। तो पहली बात करते हैं, मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है। पूरी जो बाजार व्यवस्था है उसकी धुरी ही मुद्रा है। बाजार में अलग अलग लोग अलग अलग वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। कोई कपड़ा बेचता है, कोई फल बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई पेंट के सामान बेच रहा है, कोई किराने का सामान बेच रहा है, कोई दवाइयां बेच रहे हैं। तो ये सब व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय इसलिए करते हैं क्योंकि उनको उस व्यवसाय से मुद्रा कमाने की आशा होती है। हर व्यक्ति एडम स्मिथ के अनुसार अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। किसान किसी को सब्जी उगाने वाले को किसी ने नहीं कहा कि आप सब्जी की दुकान करना, किसी व्यक्ति को किसी ने ये नहीं कहा कि आप फ्रूट की दुकान करना, किसी व्यक्ति को कोई ये नहीं कहता कि आप टैक्सी चलाने का काम करना। हर व्यक्ति अपने लाभ की दृष्टि से, मुद्रा कमाने की दृष्टि से कार्य करता है और हर व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता से उत्पादन करना चाहता है। तो एडम स्मिथ का यह मानना था कि हर व्यक्ति अपने स्वहित के लिए काम करेगा, स्वहित के लिए उत्पादन करेगा, उससे राष्ट्र का भी हित होगा। एक किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन करता है तो राष्ट्र का कुल उत्पादन बढ़ता है। एक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट देखना चाहता है अधिक पैसा कमाने के लिए,
तो उससे राष्ट्र का कुल स्वास्थ्य भी बढ़ता है। एक टीचर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता है ताकि वह घर पर भी कुछ अर्न कर सके, ट्यूशन के रूप में कुछ अर्न कर सके, तो उससे पूरे राष्ट्र के जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य, वर्तमान जो बाजार है उसकी धुरी ही मुद्रा है। बाजार में अलग अलग तरह की, आपको लाखों तरह की वस्तुएं अवेलेबल हो जाती है। वो अवेलेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि बाजार वाले जानते हैं कि एक ही प्रकार की वस्तु होगी तो कंज्यूमर उसको ज्यादा नहीं खरीदेगा, तो वो रंग में चेंज करते हैं, पैकिंग में चेंज करते हैं, डिजाइन में चेंज करते हैं, खुशबू में चेंज करते हैं, आर्टिफिशियल डिफरेंस करते हैं, विज्ञापन करते हैं। तो वर्तमान में बाजार में जो करोड़ों वस्तुओं और सेवाएं अवेलेबल है, इस पूरी अवेलेबिलिटी का आधार ही मुद्रा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान बाजार व्यवस्था की धुरी ही मुद्रा है। इसके अलावा देखिए, आर्थिक विकास का मापक भी मुद्रा है। आज संसार में जिन देशों की राष्ट्रीय आय जो कि मुद्रा में मापी जाती है अधिक है, उनको हम बोलते हैं विकसित राष्ट्र है। जैसे जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, डेनमार्क है, अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। जबकि जिन देशों की राष्ट्रीय आय का स्तर कम, उन्हें हम बोलते हैं विकासशील राष्ट्र है, जिनकी राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ रही है। और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय आय आज भी बहुत न्यून है, उनको हम अविकसित राष्ट्रों की संज्ञा देते हैं। तो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का आधार भी मुद्रा ही होती है। यदि राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बड़ी तेजी से बढ़ रही है तो हम वो बोलेंगे कि ये राष्ट्र जो है प्रगतिशील है, यानी तेजी से प्रगति कर रहा है। हम देखें भारत की राष्ट्रीय आय तो 1951 से लगातार राष्ट्रीय आय लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए भारत को एक विकासशील राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के मापक के रूप में भी मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। मुद्रा के माध्यम से ही ये पता किया जाता है, मौद्रिक मूल्यांकन के माध्यम से यही पता किया जाता है कि कृषि में विकास दर क्या रही है, औद्योगिक विकास दर क्या रही है, विदेश व्यापार में हमारी विकास की क्या स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने कितना विकास किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हमने कितना विकास किया है। इन सब का मेजरमेंट मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के आधार के रूप में मुद्रा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को मुद्रा के माध्यम से जो भी बचतें होती है उनको निवेश में परिवर्तित किया जाता है। सामान्य रूप से जन सामान्य की जो बचतें होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है, पर वो बैंकों के माध्यम से उससे एक बड़ी राशि का सृजन किया जाता है। मान लीजिए भारत में 130 करोड़ पॉपुलेशन है और हर व्यक्ति 1 रुपया भी बचाता है और वो उसको बैंक में जमा कराता है, एक दिन का 1 रुपया भी बचाता है, तो प्रतिदिन 130 करोड़ रुपए जितनी संपत्ति इकट्ठी हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा जो है, मुद्रा के माध्यम से जो बचत होती है उन बचतों को, छोटी छोटी बचतों को बैंकों के माध्यम से ब्याज दर का लालच देकर बैंकों के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। हमारी मान लीजिए इनकम 1000 रुपए प्रतिदिन है और हमारा खर्चा 500 रुपए ही प्रतिदिन है, तो बाकी बचे हुए 500 रुपए हम बैंक में जमा कराना चाहेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा लालच रहेगा कि हमको ब्याज की प्राप्ति होगी, हमारा धन भी सुरक्षित रहेगा और ब्याज की भी प्राप्ति होगी। तो मुद्रा के माध्यम से देखिए, पहले जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, किसी के पास गेहूं बच गया, किसी के पास गाय बच गई, किसी के पास चावल बच गया, किसी के पास चीनी बच गई, किसी के पास मूंगफली बच गई, उन बचतों को निवेश के रूप में प्रयोग में लिया जाना संभव नहीं था। पर वर्तमान में जो भी लोगों की बचतें हैं वो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। तो मुद्रा के रूप में जब बचतें प्राप्त होती है तो बैंकों के माध्यम से उन बचतों को सौंप दिया जाता है, यानी उन बचतों, छोटी छोटी बचतों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से और बैंकों के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाता है और बैंकों में एक बहुत बड़ी राशि हो जाती है। एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए बचाए, दूसरे ने 3 लाख बचाए, किसी ने 2 लाख बचाए, ऐसे करके करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिनके माध्यम से नया निवेश किया जा सकता है। कोई निवेश में सीमेंट का प्लांट डाल सकते हैं, स्टील का प्लांट डाल सकते हैं, उसके बाद उस निवेश से पुल बनाया जा सकता है, सरकारी भवन बनाए जा सकते हैं। तो बैंकों के माध्यम से पैसे को कलेक्ट किया जाता है। जो पैसा छोटा होता है वो किसी निवेश के काबिल इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं होता है, पर वही पैसा जब बैंकों के माध्यम से कलेक्ट हो जाता है तो एक बड़ी राशि के रूप में हो जाता है, जिससे कोई उद्योग डाला जा सकता है, किसी नई व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना की जा सकती है। तो बैंकों के द्वारा इस प्रकार की जो राशि एकत्रित होती है उसके माध्यम से बड़ी पूंजी का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा
मुद्रा के माध्यम से श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण भी पॉसिबल हो गया। प्राचीन काल में जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तो व्यक्ति को बहुत सारे काम खुद ही करने पड़ते थे, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए वो उसको भुगतान करने में समस्या होती थी कि अगर मेरे को घर पे थोड़ा कारपेंटरी का काम कराना है तो उसको क्या पैसा दूंगा, थोड़ा मेरे को कारीगर से काम लेना है, कुछ मजदूर से काम लेना है, कुछ डॉक्टर की सेवाएं लेनी है, कुछ टीचर की सेवाएं लेनी है, तो उसका भुगतान करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो प्राचीन काल में श्रम विशिष्टीकरण नहीं था, प्राय व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे काम स्वयं ही किए जाते थे। कुछ लोग ऐसे होते थे जो खेती का काम भी कर लेते थे, मकान बनाना है तो मकान बनाने का काम भी कर लेते थे, इसके अलावा अनाज को पीसने का काम भी वही कर लेते थे, कपड़े धोने का काम भी वही कर लेते हैं, खाना बनाने का काम भी वही कर लेते हैं। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के चलते हमारे यहाँ श्रम विशिष्टीकरण नहीं था, पर वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली के चलते श्रम में विशिष्टीकरण है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल मार्बल फिटिंग का काम ही करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो केवल बिजली का काम ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चिनाई का ही काम करेंगे, बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जो केवल प्लास्टर करने का ही कार्य करते हैं। हम लोग में से कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम ही करते हैं, कुछ जूलॉजी पढ़ाएंगे, कुछ इंग्लिश ही पढ़ाएंगे। डॉक्टर में भी ऐसे विशिष्टीकरण है, कोई हार्ट का डॉक्टर होगा, कोई बच्चों का डॉक्टर होगा, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ होगा, कोई केवल बेहोशी का इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर होगा। तो कहने का तात्पर्य, मुद्रा की वजह से श्रम विशिष्टीकरण हो गया। हर व्यक्ति का एक स्पेसिफिक कार्य है, उसी कार्य को करता है, और जब वह उसी कार्य को करता है तो उसमें पारंगत हो जाता है, क्योंकि बार बार वही कार्य करता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, नवीन आविष्कार प्रोत्साहित होते हैं। आप देखिए, आप कभी जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो टाइपिंग करने वाला होता है, वो क्या करता है, एक तरफ से मैटर पढ़ता है, टाइप करता है, उसको बार बार कागज को सेट करता है, और साथ में कोई खड़ा होता है उससे बात भी करता है, क्योंकि उसने इतना काम किया है कि उसमें पारंगतता आ गई। इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगातार एक ही काम को करते हैं तो उसमें पारंगतता आ जाती है। अगर मुझे रोज ही इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो हो सकता है मेरी जो पढ़ाई हुई इकोनॉमिक्स है वो बच्चों को थोड़ी समझ में आने लग जाए। तो इस प्रकार से मुद्रा की वजह से श्रम विशिष्टीकरण हो गया। अभी मैं पढ़ाना चाहता हूं तो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहता, मैं गणित नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि उसके लिए दूसरे लोग नियुक्त हैं, वो उस कार्य को कर रहे हैं। तो ये मुद्रा की वजह से ही ऐसा संभव हुआ है कि श्रम विशिष्टीकरण हो गया। इसके अलावा आर्थिक जीवन में वर्तमान में स्वतंत्रता है, हम चाहे जैसे उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। हमारे पास जो पैसा है वो हमारे निर्णय का वाहक है, हम उस पैसे को किसी भी प्रकार से व्यय कर सकते हैं। तो आर्थिक जीवन में वर्तमान में मुद्रा की वजह से स्वतंत्रता है, व्यक्ति की मर्जी है, वो मकान भिलवाड़ा में बनाए, जयपुर में बनाए, या दिल्ली में बनाए, या लंदन में बनाए। इसी प्रकार से वो व्यवसाय करने के लिए भी स्वतंत्र है। आपको कोई नहीं कहता कि आप किराने की दुकान खोलिए, आप फल और फ्रूट की दुकान खोलिए, आप नाई की दुकान खोलिए, आप मेडिकल की दुकान खोलिए। यानी हर व्यक्ति मुद्रा की वजह से किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने को स्वतंत्र है, कहीं पर भी मकान बनाने के लिए स्वतंत्र है, अपने पैसे को किसी भी प्रकार से खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा आज व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उस सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी मुद्रा है। कई लोगों को समाज में बहुत अच्छा स्थान दिया जाता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है, तो समाज में उनको सम्मान दिया जाता है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो उद्घाटन होते हैं उसमें या तो हमारे नेताओं को बुलाया जाता है या करोड़पति और अरबपति को बुलाया जाता है। तो वर्तमान में देखा जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी मुद्रा हो गया है। समाज में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है उनको प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है, और कोई लोग बहुत आदर्शवादी होते हैं पर यदि उनके पास पैसा नहीं होता है तो उनको समाज में बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है, तवज्जो नहीं दी जाती है। चाहे कमजोरी के रूप में कह सकते हैं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार भी मुद्रा है। अब मुद्रा जो है, ऐसा नहीं है कि इन मैथ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मुद्रा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही मायने में कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मुद्रा एक अच्छा सेवक है परंतु एक बुरा स्वामी है। एक सेवक के रूप में मुद्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहेंगे वो मुद्रा करेगी, जो आप निर्णय लेंगे उसका पालन मुद्रा के द्वारा किया जाएगा। पर यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में मुद्रा चढ़ जाती है तो वो बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों के लिए हम कहते हैं कि इसको तो धन के मद में, पैसे के अभिमान में ये घूमता है। ये क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है पर बुरा स्वामी है। पैसे के लिए लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, वैसे अपना शरीर बेचती है, कई प्रकार के रिश्वत लेते हैं, लाल अंडर टेबल पेमेंट करते हैं। तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है, पर लोगों ने जो साधन था
उसको ही साध्य बना लिया। मुद्रा एक साधन के रूप में थी, पर वर्तमान में लोगों ने मुद्रा को ही एक साध्य बना लिया कि येन केन प्रकारेण मुद्रा कमाई जाए। उसके लिए वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अंडर पेमेंट करेंगे, लोगों का शोषण करेंगे। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि मुद्रा एक अच्छा सेवक तो है, पर एक बुरा स्वामी है यदि मुद्रा के लिए अति हो जाए। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में आय की असमानता नहीं थी। अगर किसी के पास गायें ज्यादा होती थी, वो पैसा वाला होता था, तो गायें के मरने के बाद सब बराबर हो जाते थे। पर वर्तमान में मुद्रा ने भारी मात्रा में आर्थिक असमानता पैदा कर दी है। किसी के पास इतना पैसा है कि हमारे यहाँ देखिए कि अगर हम टॉपेस्ट 1% लोगों को देखें भारत के, तो राष्ट्रीय आय का लगभग 50% हिस्सा उनके पास है। और नीचे के अगर 50% को हम लें, तो राष्ट्रीय आय का उनके पास 10% भी हिस्सा नहीं है। तो ये बात हम करेंगे फिर मुद्रा की। पर यहाँ थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि कीमतों में जो वृद्धि होती है उसको मुद्रास्फीति की संज्ञा दी जाती है। कीमतों में लगातार और सतत वृद्धि होती है, उसको मुद्रास्फीति की संज्ञा दी जाती है। तो मुद्रा की वजह से मुद्रास्फीति भी होती है। एक और वर्ड आता है विमुद्रीकरण, जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है क्योंकि हमारे यहाँ डिमोटाइजेशन हुआ। विमुद्रीकरण क्या है? बाजार में जो प्रचलित मुद्रा होती है, सरकार उस मुद्रा के स्थान पर दूसरी मुद्रा जारी कर देती है, उसको विमुद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जिनके पास ब्लैक मनी होती है, जिनके पास अकुत धन संपत्ति होती है, वो उसको एक निश्चित सीमा तक तो चेंज करा पाते हैं, बाकी सारी की सारी मुद्रा उनके लिए रद्दी हो जाती है। इसको विमुद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान में जो हमारे केंद्र सरकार है, जिसके द्वारा हमारे 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे, उनको 2014 के आसपास की बात है शायद, चलन से बाहर कर दिया गया और उसके स्थान पर नए नोट जारी कर दिए गए। इस सरकार की इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण की संज्ञा दी जाती है। यानी प्रचलित मुद्रा है, उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी कर दी जाती है और प्रचलित मुद्रा में से एक निश्चित प्रतिशत भाग को ही नए नोटों में चेंज किया जाता है। उसको विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण कौन से ईयर्स में हुआ ये एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है। बाकी इस वीडियो में हमने ये जाना कि मुद्रा के कार्य क्या है और मुद्रा का महत्व क्या है। मैं समझता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि मुद्रा के कौन कौन से कार्य है और मुद्रा का क्या अर्थ जीवन में महत्व। थैंक यू।